कुछ लोगों में क्या होता है कि उनके स्किन पे आपने बहुत छोटे छोटे टैग्स देखे होंगे, है ना, छोटे छोटे या मतलब मल्टी फॉलिकुलर क्या कहते हैं, उन पे टैग्स देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज के। ठीक है, तो ये एक स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज तो नहीं, इसमें क्या होता है जहाँ भी नर्व्स होंगी वहाँ पे क्या होगा, उनके क्या होने लगते हैं, ट्यूमर निकलने लगते हैं। ठीक है, हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू द एस्पायरिंग एसेस, माई सेल्फ डॉक्टर यशोधरा भूषण, और आज हम आपके पास लेकर आए हैं नया लेक्चर। ठीक है, यूनिट 3 11th के बाद जो हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले 12th वाली, उसमें यूनिट 3 आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हमने जितनी भी अभी प्रीवियस यूनिट्स कवर की उनमें हमने देखा कि किस तरीके से जेनेटिक लेवल पे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ पता करने के लिए कि ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन नेचर की, या क्यों हमें ये सारी जानकारी ज़रूरी है। ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएशंस में, इनहेरिटेंस में, तो ये सारी चीज़ें हम अभी स्टार्टिंग से अपनी यूनिट्स में कवर करते हुए आए हैं। तो फाइनली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अब जो जितनी भी नॉलेज आपने गेन की है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका जो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, बेसिकली इसी ग्राउंड पर है कि आपको कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। जब आप जेनेटिक्स को जान चुके हो, ठीक है, तो उसके पर्पज से भी आपको डिजीजेस, हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया देखा था हमने, क्या कहते हैं फिनाइल केटोनेरिया के बारे में पढ़ा था हमने, हेमोफीलिया देखा था, तो ये और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी थी तो उससे क्या क्या बीमारी हुई और उनकी मैनेजमेंट, अब हम जब नॉलेज गेन कर चुके हैं तो उसको अब किस तरीके से फिल्टर आउट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें भी जानना है। तो उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि किस किस तरीके की बीमारियां होती है। ठीक है, और किस तरीके से एक अब प्रिमिटिव लेवल पे, आपके लेवल पे सबको नॉलेज होनी चाहिए बीमारियों की, और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ये चीज़ आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी बेस ग्राउंड पे आपका ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको ये जानना पड़ेगा कि बीमार होने से पहले आप हेल्दी स्टेट, जो आप कहते हो कि आप हेल्दी हो, आप क्या हो। ठीक है, जो डिजीज फ्री जो आपकी बॉडी है वो क्या है, वो क्या स्टेट है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है बेटा, WHO। WHO क्या है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कम्युनिटी है जो वर्ल्ड लेवल पर ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ मेडिकली या पूरी वर्ल्ड, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, दुनिया की हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो सारी चीज़ों की क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन सी बीमारी के क्या सिम्टम्स साइंस हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करना, उनके ऊपर कि अब आपको कौन सी दवाइयाँ जानी है। ठीक है, कौन सी दवाइयाँ सही हैं, कौन सी नहीं है, वैक्सीन कौन सी जानी चाहिए, किस टाइम लगनी चाहिए, ये सारा मेडिकली जितनी भी चीज़ें वेल प्रूफ होती हैं वो सारी कहाँ पर हो रही है, WHO की कम्युनिटी में होती है। ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, हर क्या कहते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले मेडिकल टीम होती है जो ये चीज़ बताती है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना में भी देखा भी था हमने, है ना, तो कोरोना के लिए जो टर्म्स, क्वारंटीन और ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं फिल्टर आउट करी गई या जिस पे वर्क किया गया, वो सब किस कहाँ से डिसाइड होकर आया था, WHO से होकर आया था। तो WHO ही आपको हेल्थ के लिए या आपकी डिजीज कंडीशन के लिए गाइड करता है। ठीक है, जो भी चीज़ इंडिया में भी जो मेडिकल काउंसिल है वो भी इसी बेसिस पे वर्क करती है। ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो जितने भी नॉर्म्स है वो सब यहाँ डिसाइड होंगे। ऑफ कोर्स मतलब मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल टीम ही होनी चाहिए इसको देख रेख करने के लिए। तो जो टर्म आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्थ, हेल्थ क्या है, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, यानी तीन चीज हेल्थ में बहुत ज़रूरी है कि आपका फिजिकली फिट होना। ठीक है, आप फिजिकली जिस तरीके की आपकी हाइट, बॉडी वेट, ठीक है, ये प्लस आपके सभी ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी फिजिकल फिटनेस में आती है, आपके हेल्थ के लिए बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका क्या, मेंटल मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ खराब होता है, बहुत ज़्यादा सुनते हो ये सारी चीज़। मेंटल हेल्थ की जैसी बात आती है तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी डिप्रेशन, ये सारे टर्म्स आपको याद आते हैं, ठीक है। तो मेंटली भी पेशेंट का साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट की बात नहीं करेंगे, अभी तो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटली भी पर्सन का साउंड होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाय चांस मेरी अगर सारे ऑर्गन्स और मेरी सारे फिजिकल चीज़ें, हाइट, वेट सब कुछ नॉर्मल है, बट मैं मेंटली ही फिट नहीं हूँ, तो मैं ना मेंटली कोई अच्छे से काम कर सकती हूँ, है ना। माइंड ही मेरा सही नहीं है, ब्रेन ही मेरा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहेगा, तो मैं अपनी एक ओवरऑल जो ग्रोथ है इन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज के बेसिस पे, अपने आप को अपनी कॉन्सिस्टेंस के बेसिस पे चीज़ें नहीं सही से क्या कर पाऊंगी, फॉरवर्ड रख पाऊंगी ना। मैं किसी से फिर अच्छे से बातचीत हो पाएगी, ना मैं अपना कोई काम करने के लिए एबल हो पाऊंगी, ठीक है, ना मेरी कोई हेल्प कर पाएगा। तो इस चक्कर में मेंटल हेल्थ को भी बहुत वैल्यू, बराबर फिजिकल हेल्थ के साथ ही बराबर वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो मेंटली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है ना। आप इमोशंस को सही तरीके से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा रोते तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इमोशनल तो नहीं है, डिटैच ईजिली हो पाते कि नहीं हो पाते चीज़ों से, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी तो नहीं होती कि तबीयत ख़राब हो जाए, है ना। क्या होता है बच्चों को, नर्वसनेस के चक्कर में वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई की टेंशन से। तो इस तरीके की जो एनवायरनमेंट अगर ज़्यादा समय तक बनता है तो हेल्थ पे असर आता है बेटा। ऐसे इंसान को हम हेल्दी नहीं कह सकते, भले ही उसका फिजिकल फॉर्म नॉर्मल हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका सोशल वेलबिंग। सोशल वेलबिंग क्या होता है? सोशली वेलबिंग कहने का मतलब कि कोई भी इंसान अगर क्या कहते हैं, फिजिकली भी अच्छा है, ठीक है, उसके पास सारी क्या कहते हैं चीज़ें करने की समझ है, ठीक है, मेंटली स्टेबल है, देन एंड अगर वो अपनी कम्युनिटी में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, तो दैट इज सोशल वेलबिंग। चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, ठीक है, कि फैमिली लेवल में अच्छे से घुल मिल पा रहा है, ठीक है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर पा रहा है, अपने आप को हैप्पी रख पा रहा है, तो दैट इज सोशल वेलबिंग। और दूसरों से उसे कोई दिक्कत नहीं है ना, मार धाड़ नहीं कर रहा, मर्डर नहीं कर रहा, तो ये चीज़ किस में आएगी? सोशल वेलबिंग भी होना चाहिए, तभी जाके हम किसी पर्सन को हेल्दी बोलते हैं, ठीक है। एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो इससे कहीं भी बात ये नहीं सिद्ध होती कि आपका डिजीज फ्री होना ही आपका एक हेल्दी स्टेट है। आपको इन तीनों पैरामीटर्स पे भी आपको साउंडफुल होना चाहिए, ठीक है। तो द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट मेरली हेल्थ, ठीक है, एक पॉइंट ये। तो स्टेटमेंट आती है, इसी केवल एक डेफिनेशन पे ही इतनी सारी स्टेटमेंट आ जाएगी कि हेल्थ इज डिफाइंड एज क्या, फिजिकल, मेंटली, ठीक है, सोशल वेलबिंग, तीन ऑप्शन दे देगा और फिर बोलेगा ऑल द अबव, तो तुमको ऑल द अबव, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है, कोई भी तरीके की क्या कहते हैं, कमी होना आपका हेल्थ नहीं कहलाता, ठीक है, ना होना हेल्थ नहीं कहलाता। उसके लिए फिजिकल, मेंटली और सोशल वेलबिंग भी होना ज़रूरी है। गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस। ऑप्टिमम टर्म, ऑप्टिमम आप बहुत समय से सुनते आ रहे हो ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम क्या कहते हैं, कंडीशंस। तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है? वो परफेक्ट कंडीशन जिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो हेल्थ के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है कि उसी का फिजिकल फिट होना, उसका मेंटली मैच्योर होना, है ना, अपनी एज के अकॉर्डिंग मेंटली अगर वो इंसान ग्रो कर पा रहा है, चीज़ों को अडेप्ट कर पा रहा है, चीज़ों के रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मेंटली मैच्योर हो रहा है। एंड अलर्टनेस बेटा, अलर्टनेस विद फ्रीडम फॉर फ्रॉम एंजाइटी एंड सोशल वेलबिंग, ठीक है, अलर्ट होना चाहिए कि क्या उसके साथ हो रहा है, अपने आप को बचाने का, है ना, अपनी मतलब कहते हैं ना, अपने ब्रेन को यूज करने के उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, कि किसी भी सिचुएशन में फंसता है कोई इंसान तो वो अपने ब्रेन से एक्ट कर सके, ठीक है।
तो अलर्ट होना चाहिए विद फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, उसको किसी तरीके की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए जो तुम स्ट्रेस लेते हो, है ना, नर्वसनेस, ये एक मतलब अच्छा साइन नहीं होता है ना, ये अनहेल्दी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे आपकी लाइफ में, बट उसके लिए आपको ब्रेन दिया हुआ है कि ब्रेन से आप लॉजिकली थिंक करके उस ऑब्स्टेकल से किस तरीके से निकलना है वो सोचो। थोड़ी बहुत होना ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ होती तो उसका रिएक्शन देता ही है ना, तो दुख होगा तो रोगे भी, तो डेट इज थोड़ा बहुत ओके, पर बहुत ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सोशली उसमें आप अच्छे से सोशली घुल मिल पा रहे हो, सोशल लाइफ आपकी अच्छी चल रही है है ना, कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट है, आपको पूछा जा रहा है, आप क्राउड से भग नहीं रहे हो, तो दैट इज यू आर सोशली वेलबिंग, ठीक है। विद फ्रीडम फ्रॉम सोशल टेंशन, सोशली कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना, सोशली कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो हम आपको कहेंगे कि आप एक गुड हेल्थ में हो, ठीक है। तो केवल फिजिकली फिट होना ही आपका क्या नहीं है बेटा, आपका हेल्थ नहीं होता, आपको मेंटली भी स्टेबल होना है और आपको सोशली भी अच्छे से क्या करना है, उस फॉर्म में फिट होना है, ठीक है। when the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy। हम जब देखते हैं कि हमारा कोई एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या इनफैक्ट पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, अफेक्ट हो जाए, ठीक है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट, मान लीजिए हार्ट हो गया, ठीक है, तो हार्ट रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आपने सुनी है ना, हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ये सारी बीमारियां आपने जानते हो, है ना, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, है ना, ये सारी चीज़ें हार्ट से रिलेटेड, तो कोई एक ऑर्गन पर्टिकुलर या फिर पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, पूरा ऑर्गन सिस्टम में जैसे किडनी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, तो ये चीज़ें आपने सुनी हो मतलब सुन चुके होंगे, हर फैमिली में कोई ना कोई इस तरीके से मतलब जो रिलेटिव में बीमारियां देखने को मिली होंगी आपको, ठीक है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, करेक्टराइज बाय, और हम इसको किस तरीके से सेंस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को सेंस करता है थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइंस आर दोज थिंग्स जो क्या कहते हैं, जो आपका फिजिशियन क्या करेगा, मेजर कर सकता है, जो जो मतलब आप उसको बता सकते हो, जो साइन, जैसे कि क्या कहते हैं, जॉन्डिस में कॉर्निया का येलो होना, ये दैट इज साइन, ठीक है। तो वो साइन जो क्या कहते हैं फिजिशियन आपकी बीमारी के लिए नोटिस करता है कि हाँ इस पर्सन में जैसे स्वेलिंग है, जैसे आपका स्वेलिंग आपके उसको पता चलेगी फिजिशियन को, आपका क्या कहते हैं बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, वो कौन मेजर करके बताएगा, आपका क्या कहते हैं, आपका फिजिशियन बताएगा। तो दैट आर दोज आर साइंस, है ना। और क्या कहते हैं सिम्टम्स, क्या होंगे सिम्टम्स जो दैट यू कैन ओनली फील, जैसे कि आपको फीवर है तो आप कोई देख के नहीं बता सकते ना कि कोई पर्सन फीवर, उसको फीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब तक वो अनटिल एंड अनलेस उसको टच से फील ना करे, या फिर क्या कहते हैं थर्मामीटर के यूज से ना बता पाए, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें जो केवल बॉडी वाइज आप ही फील कर पा रहे हो, ठीक है, कि जैसे आपको क्या कहते हैं पेन हो रहा है, ठीक है, कोई भी बिना आप नहीं बताओगे जब तक कि मुझे पेन हो रहा है, तब तक कोई भी इस चीज़ को सेंस नहीं कर सकता आपके अलावा कि ये चीज़ें आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो कोई भी बीमारी होती है वो यही साइंस और सिम्टम्स से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी का ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन है कि हाँ बॉडी अभी ठीक नहीं है। तो वो साइंस और डिफरेंट सिम्टम्स से वो बताती है कि आपका कोई एक ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपके क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं या फिर डिसफंक्शन कर रहे हैं, मतलब सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, और हम ये कहते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि अभी तो आपने बोला था कि फिजिकल फिटनेस वाला ही हेल्दी नहीं होता। देखो अल्टीमेटली चाहे मेंटली या सोशली, आपको सोशली कोई टेंशन आएगी या फिर मेंटली कोई टेंशन आएगी या मेंटली आप अनस्टेबल हो, तो अल्टीमेटली वो आपके दूसरे ऑर्गन्स पे ही वर्क करता है। और मेंटली आपका ब्रेन ही अनफिट है, ब्रेन ऑफ कोर्स आपका एक ऑर्गन है यार, तो वो ऑर्गन भी काउंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ऑर्गन वर्क करता है उसके फंक्शंस में चेंज आ रहा है, तो ऑफ कोर्स चाहे वो एंजाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे स्ट्रेस है, दैट इज उसका फंक्शन डिसफंक्शन ही तो होना हुआ। तो
वो भी होगा। सोशली भी आप अगर किसी तरीके का पीयर प्रेशर में हो, कोई टेंशन ले रहे हो, ठीक है, कि हमें क्या कहते हैं लाइफ फेलियर्स मिल रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हो, ठीक है, तो इस तरीके की टेंशन अल्टीमेटली आपके ऑर्गन्स, आपका इम्यून सिस्टम डाउन कर सकती है। आप खाना पीना छोड़ रहे हो, टाइम स्लीप साइकिल्स खराब हो सकती है, जिसके वजह से अगेन आपके क्या होंगे, क्या कहते हैं, बॉडी पे ही इफेक्ट आने वाला, ऑर्गन पे ही इफेक्ट आने वाला है। दैट्स वाई हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि कोई भी डिजीज आपके ऑर्गन पे या आपके ऑर्गन सिस्टम पे क्या करती है, वर्क करती है, एंड देन उसको डिसफंक्शन करती है, और फिर उसके बाद वो रिप्रेजेंट होता है एज इन साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक इंट्रोडक्शन आपका हेल्थ को लेके, है ना, कि आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आप किस किस पॉइंट पे आप चीज़ों को हेल्दी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और हमने ये देखा कि बीमारी भी क्या, डिजीज़ की भी डेफिनेशन देख ली इसमें। ठीक है, तो आपने ये कुछ कॉमन क्या कहते हैं बीमारियों के नाम है बेटा, ठीक है, कॉमन डिजीजेस है जो आपने घर भर में देखी होंगी। अल्टीमेटली हम सभी अभी से लेके अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना, बचपन से लेके प्रेजेंट टाइम में कितनी सारी बीमारियों से गो थ्रू कर चुके हैं, है ना। किसी को टाइफाइड हुआ बचपन में, किसी को जॉन्डिस हुआ बचपन में, कफ तो ऐसा है कि हर रिपीटेड ईयर्स में आपको हो ही जाता है, अभी भी वेदर चेंज होता है। ठीक है, जॉइंट पेन्स की बात हो गया, आर्थराइटिस हो गया आपका, बैक एक हो गया आपका, कितने लोगों को सुना होगा, ज़्यादातर फीमेल, ओल्ड फीमेल्स होती हैं जो, उनको बैक एक, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। आपका सोर थ्रोट हो गया, एलर्जी हो गई, मुझे इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है, ठीक है, ये तो बहुत सुनते होंगे। ठीक है, अस्थमा हो गया, अस्थमा में आपने देखा होगा कि पेशेंट कैसा होता है कि जब भी वो कॉन्टेमिनेटेड क्या कहते हैं एरिया में पहुंचता है, या जिस भी चीज़ से उसका अस्थमा प्रोवोक होता है, तो वो क्या होता है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, मतलब वो सांस खुल के नहीं ले पाता है। और जब सांस नहीं ले पाता है तो उसको क्या होगा, ऑफकोर्स सांस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर सही से टाइडल वॉल्यूम नहीं पहुंचा, है ना, टाइडल वॉल्यूम 11 क्लास में पढ़ा था हम सबने, कितना होता है टाइडल वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो अगर टाइडल वॉल्यूम अगर उसका डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देन फीवर, फीवर तो मतलब सुना ही है, बहुत कॉमन फीवर, है ना। फीवर हर हर कोई बीमारी होती है, हर बीमारी में फीवर निकल कर आता है। क्रैम्प हो गया, हेडेक हो गया, तो दीज आर आपके ऑल साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, जो आप क्या कहते हैं फील करते हैं किसी भी बीमारी में। और भी बहुत सारे होते हैं, वॉमिटिंग हो गई, नोजिया हो गया, ठीक है, फिर क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या, लेथार्जी, आप में एनर्जी फील नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी फील ना होना, ठीक है, फटीगनेस, और क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं गैस्ट्रिक अपसेट होना, ये सारी चीज़ें आपके साइंस एंड सिम्टम्स ही हैं, और ये कुछ कॉमन टर्म्स है बीमारियों को लेके। ठीक है, तो ये सब आपने सुनी है, डायबिटीज सुना है, हाइपरटेंशन सुना है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म सुना है, हमने 11th क्लास में जो अपना हार्मोनल क्या कहते हैं केम पढ़ा था चैप्टर हार्मोन्स वाला, उसमें देखा था कि कितनी सारी बीमारियां मतलब उसके हार्मोन्स के ज़्यादा होने से भी, कम होने से भी, तो कितनी इक्विलिब्रियम स्टेट की रिक्वायरमेंट है बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए। ठीक है, तो हमने इतनी सारी जब बीमारियां सुनी हैं, ठीक है, हमने अभी लास्ट जो चैप्टर्स हमने करे क्या कहते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमने बीमारियां देखी बेटा। ठीक है, जब आपने क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ा, तो उसमें भी बीमारियां देखी, है ना। उसमें भी कितने सारे आपका टर्म्स आई थी जिनको, जिनके रिलेटेड आपको एसटीडी वगैरह आपने जो सुने थे, ठीक है, वो सारी बीमारी, तो आप हर चैप्टर में कोई ना कोई बीमारी के बारे में जानकारी ले ही रहे हो। तो अब इतनी सारी जब बीमारियां हैं तो उनको एक कैटेगरी में एक तरीके से मतलब स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आपको हर कैटेगरी अगर पता चल जाए कि ये किस तरीके की बीमारी है, या किस तरीके का इसका क्या कहते हैं बीमार करने का मेथड है बॉडी को, तो आपको उसके लिए किस तरीके की दवाइयाँ चाहिए और किस तरीके का मैनेजमेंट चाहिए, वो इजी हो जाता है पता करना। ठीक है, तो इस वजह से हम डिवाइड करते हैं बीमारियों को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है क्या, या ऑन द बेसिस ऑफ क्या वो हमारे ही वजह से हो रही है, लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो इन तीन क्राइटेरियाज में हमने के बीमारियों को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? फॉल्टी कंपोजिशन ऑफ जीनोम। ठीक है, आपने देखा था सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा कि क्या होता है, 6 पोजीशन पे बीटा हीमोग्लोबिन चेन में क्या हो रहा था, एक आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जा रहा था। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, शेप चेंज हो जा रही थी आपके आरबीसीज की। आरबीसीज की शेप चेंज होने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी उस पर्सन में। देन आपने हीमोफीलिया भी देखा था, आपने थैलेसीमिया भी देखा था, आपने फिनाइल केटोनूरिया भी देखा था बेटा। आपने बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखी थी। ठीक है, केवल किस वजह से? जीन का म्यूटेशन हो जाना। म्यूटेशन भी आपने पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, इंजर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पुराने लेक्चर्स में देख ली थी। तो उसके वजह से बीमारियां बहुत सारी होती हैं, और उसके वजह से ये हमेशा कैसे प्रेजेंट होगी बच्चे में? सिंस चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही होंगी। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जीनोम ही उसका खराब है, तो वो बच्चा भी डिफेक्टेड होगा कि नहीं? जिसका जीन डिफेक्टेड है उस वो बच्चा भी डिफेक्टेड होगा। तो सिंस चाइल्ड बर्थ आपका क्या देखने को मिलता है कि ये बच्चा बीमार है, वो उतना हेल्दी नहीं है, कैन उसकी चीज़ों में आगे ग्रोथ में उसमें बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती है। उसको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो इवन टाइमली जो एक क्या कहते हैं रेशो होता है ग्रोथ का, वो नहीं है ना, डेवलपमेंट उसकी टाइमली हो पाना भी मुश्किल होती है। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा था, है ना। डाउन सिंड्रोम वाले में कितनी सारी दिक्कतें थी। ठीक है, रिवाइज करना, क्या था डाउन सिंड्रोम? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, यही था। ठीक है, तो ट्राइसोमी होना, क्लिनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम, तो उसमें हमने बहुत सारी दिक्कतें देखी। ठीक है, अब जैसे क्लिनफिल्टर्स वाले हो गए, टर्नर सिंड्रोम, स्टेराइल पर्सन हैं वो लोग। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो एक तरीके से हो गए ना अनहेल्दी, उनका ऑर्गन सिस्टम नहीं है सही से ग्रो कर पा रहा, तो दिक्कत है। फिर उसके बाद ये सारी बीमारियां आपकी किस में कहलाएंगी? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। तो चाहे जेनेटिक्स में आपका क्या हो जाए बेटा, आपका जीन लेवल पे कोई जीन का खराब होना, जीन डिसफंक्शन हो जाना। ठीक है, और जीन डिसफंक्शन क्यों हो रहा है, उसके बहुत रीजन है, म्यूटेशन है। ठीक है, म्यूटेशंस के अलग अलग हमने टाइप पढ़े थे, वो सारे टाइप्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, या फिर एनिपुलॉइडी। ठीक है, एनिपुलॉइडी में हमने क्या देखा था? एनिपुलॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो रहे थे? वेरी कर रहे थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये लिख दे रही हूँ। ठीक है, 46 ना हो के कुछ भी हो रहे हैं। ठीक है, अब वो 45 हो जाए, 47 हो जाए, 43 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में होगा। और जीन खराब या उसकी मतलब एक तरीके से जो ऑर्गेनिज्म का कोड था, है ना, यही तो कह सकते हैं, जो पर्सन का एक कोड था, जिस तरीके से वो पर्सन बनना था, वो खराब हो चुका है। तो ऑफ कोर्स वो खराब हो गया, तो वो जब पैदा होगा टिल बर्थ ही ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो सिंस चाइल्डहुड ये सारी चीजें प्रेजेंट होती, या सिंस बर्थ, चाइल्डहुड भी नहीं, सिंस बर्थ ये प्रेजेंट होता है, सही टर्म है सिंस बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? इन्फेक्शन विद डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस ऑल्सो कॉजेज डिजीजेस। अब हमने ये देखा कि कुछ बीमारियां ऐसे हो रही हैं, वो जेनेटिक ना होके, ठीक है,
मतलब लाइक उनमें हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई खराबी ना हो, तो नॉर्मली भी जैसे हम हैं, आप लोग हैं, ठीक है, काफ़ी लोग हैं फिजिकली फिट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो बीमारियों से बचे रहते हैं। कई बार आपने क्या फेस किया है, इन्फेक्शन फेस किया हुआ है। इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन इस तरीके की ग्रुप है बीमारियों का जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है बॉडी में एंट्री लेने पर, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? वो बेटा आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके वायरसेस हो सकते हैं, वो आपके फंगस हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके वायरॉइड्स हो सकते हैं, वो आपके पायरॉन्स हो सकते हैं। ये सारे आपने टर्म्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, वायरॉइड्स, पायरन्स, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं निमोटोड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको क्या कर रहे हैं बेटा, डिजीज कर दे रहे हैं, ठीक है। इनके एंट्री की वजह से बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेस आते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। यानी कि ये जब बॉडी में एंटर करते हैं, ये फंक्शंस को, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं हिंडर करते हैं, और उसके वजह से हमारी बॉडी बीमार होने लगती है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी सेल्स कौन कौन सी है, ठीक है, और जो नहीं है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। सेल्फ सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करना बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को आता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी कौन सी टाइप्स ऑफ सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स, है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हमने पढ़ा था क्लास 11 में, कि ये डब्ल्यूबीसी सेल्स, इसका पूरा काम है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो ये इन्फेक्शन से, तो हमारे बॉडी में इनसे बचने के लिए सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड सेल्स होती हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, आपके क्या कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स हो गई आपकी, क्या कहते हैं, और कौन सी सेल्स होती हैं, और कॉपर सेल्स, ये सारी सेल्स के बारे में जान पढ़ा है ना हम लोगों ने। मोनोसाइट्स होते हैं। ये सारे सेल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन इन्फेक्शन के अगेंस्ट बेटा। अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम कहाँ कहाँ ये इम्यूनिटी किस तरीके से काम आ रही, तो बॉडी ने इसके अगेंस्ट। पर क्या होता है कि अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा होता है, या फिर इतने ज़्यादा अमाउंट में आता है और इतना ज़्यादा हार्म कर जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी डाउन होने लगते हैं, और ये डाउन होने लगते हैं तो हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। और साइन और सिम्टम मिलते हैं तो हम, आपने सुना होगा कि हमें फिर एंटीबायोटिक खानी पड़ती, पैरासीटामोल खाना पड़ता है ना, जब फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दैट इज़ व्हाट, इन्फेक्शन वाला ग्रुप वाली बीमारियां। नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये हमारे सेल्फ इंड्यूस्ड डिजीजेस होती है। सेल्फ इंड्यूस्ड डिजीजेस कैसे? आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, किस तरीके से पहनते हैं, क्या चीज़ें आपकी साफ रहती हैं कि नहीं रहती, हाइजीन मेंटेन कर पाते हो कि नहीं मेंटेन कर पाते हो। गंदे कपड़े पहन रहे हो तो ऑफकोर्स बीमार हो जाओगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करते हो टाइम से तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे भी दिक्कत होगी, ठीक है। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, कभी आपको क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको लूज मोशंस होंगे। इस तरीके की अगर आपने अपनी खुद की लाइफ स्टाइल खराब कर रखी है तो, ठीक है, प्रॉपर अगर आप बायोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंग नहीं एक्ट करोगे तो आपके बॉडी में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इतना सेंस भगवान ने दिया हुआ, इतना कॉन्शियस हर ऑर्गेनिज्म को बनाया हुआ है कि वो अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सके, है ना। आपने चाहे कुत्ता, बिल्ली, कोई भी नॉक्टर्नल डिनॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म देखें, वो सबको अपना आइडिया होता है कि कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना, पानी पीना है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिजम्स को, हर ऑर्गेनिज्म को पता रहती है। ऐसे ही इंसान उसमें सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, तो इंसानों को क्यों नहीं पता होनी चाहिए, सबको पता होनी। स्टिल इस पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दैट्स वाई हमें बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती है अपनी इस केयरलेसनेस की वजह से। जैसे कि आपने सुना होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है जो क्या होता है, सही से खाना पीना या सही से एक्सरसाइज नहीं होना, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, इन सब के वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है किसी भी पर्सन में। आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ ही सुना हो, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 जो होता है वो भी आपको केवल आपकी फूड हैबिट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा तेल घी ले रहे हैं, ठीक है, ऑयली फूड स्नैक्स खा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा, तो भी ये देखने को मिलता है। इवन आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन भी आपकी डाइट की दिक्कतों के वजह से होता है बेटा। पानी कम पी रहे तो ऑफ कोर्स स्टोन बनेगा किडनी में। पानी अगर सही से 2 से 3 लीटर नहीं पी रहे हो डेली बेसिस पे, तो सॉल्ट इकट्ठा होने लगेंगी किडनी पे, किडनी को हार्म करेंगी। ठीक है। और आपने इस तरीके से न्यूट्रिशनल बेसिस पे बहुत सारी बीमारियां सुनी हुई हैं। ठीक है। प्लस एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो एनर्जी हमेशा डाउन फील होगी। ठीक है। बॉडी में थोड़ा सा भी काम करोगे क्रैम्प्स फील होंगे। तो ये सारी आपकी किसके वजह से होती है, एक्सरसाइज के लैग से। हाइजीन के लैग से आपको बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शन, आपने अगर आपके कपड़े सही से ड्राइड नहीं है, सन ड्राइड नहीं है, या फिर आप एक ही कपड़े को रिपीटेटिवली पहने जा रहे हो, गर्मियों में ध्यान नहीं रख रहे हो अपने बात का, या इन सारी चीज़ों का, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, कैविटीज़ आपने सुनी हुई हैं। ठीक है। गम इन्फेक्शंस होते हैं, टंग इन्फेक्शन, ग्लोसाइटिस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं। केवल अपने ही लेवल पे अपने को पर ध्यान ना देने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से क्या हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने बीमारियों को डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको मैंने मतलब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके बीमारियों के। ये देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कैफे और लेट स्पॉट्स है, आपके न्यूरोफाइब्रोमास दिख रहे हैं, है ना, बॉडी पे। देखिए ना कुछ लोगों के अपने बहुत रेयरली, बहुत ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत रेयर होते हैं। आपको पता है कि जीन्स इस तरीके से, हमने अभी नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, तो नेचुरल सिलेक्शन में वो जीन्स फॉरवर्ड होंगे जो क्या कहते हैं, जो अच्छे होंगे, जो उस ऑर्गेनिज्म की हेल्दी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो वो नेचुरल सिलेक्शन जो अभी हमने हार्डी विंगर वाली इक्वेशन में पहला देखा था कि स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ ग्रोथ, तो उसके लिए जो क्या होता है, जीन वाला जो डिजीज है वो बहुत कम होते, तो रेयरली आपको देखने को मिलता है कि किसी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आप कंपेयर टू दिस वंस, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शियस डिजीज के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों में क्या होता है कि उनके स्किन पे आपने बहुत छोटे छोटे टैग्स देखे होंगे, है ना, छोटे छोटे, या मतलब मल्टी फॉलिकुलर, क्या कहते हैं, उन पे टैग्स देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज के। ठीक है। तो ये एक स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज तो नहीं, इसमें क्या होता है, जहाँ भी नर्व्स होंगी वहाँ पे क्या होगा, उनके क्या होने लगते हैं, ट्यूमर निकलने लगते हैं। ठीक है। छोटे छोटे मांस निकलने लगते हैं पूरे स्किन पे, इस तरीके से मांस होते हैं। ठीक है। एक मूवी भी थी, आई गेस, आई क्या था, मूवी भी है इस पे। ठीक है। और फिर स्कोलियोसिस है आपका। स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपके देख रहे हो ना, एक परफेक्ट बैकबोन का कर्व होता है। ठीक है। आपने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी, लोकोमोशन वाला चैप्टर क्लास 11th में, है ना, अपने वर्टिब्रा देखी, तो वर्टिब्रा में देखा कि क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्टिब्रा में दो कर्व्स होते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर शेप होती है। पर अगर ये शेप डिसओरिएंटेशन है किसी वजह से, जो कि जेनेटिकली शो होती है स्कोलियोसिस में, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉपर बेंड नहीं कर सकता, प्रॉपर फ्लेक्स नहीं कर सकता, प्रॉपर क्या नहीं कर सकता, उसका गेट, उसका चाल चलन भी मतलब सही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बहुत, और बैक पेन तो होगा ही होगा इस पर्सन को, है ना, स्टिफ नेक वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बोन डिफॉर्मिटीज, बहुत सारी ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको बोन डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है। फिर आपका आता है ऑप्टिक नर्व, या ऑप्टिक नर्व पे क्या होता है कि एक मास आ जाता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक ग्लायोमा। ठीक है। ये नर्व, ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। लिस्ट नोड्यूल्स, ये सब मतलब वैसे तो आपके एक ही बीमारी की कंडीशन है, पर इसमें आपने बहुत सारे और भी, आपका चाहे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो, हिमोफीलिया हो, ये सब आपके अकॉर्डिंगली ये सब आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, तो उसमें भी देखा था स्किन इनफेक्ट, स्किन पे भी इफेक्ट्स आ रहे थे। ठीक है। किस तरीके के बच्चे की प्रेजेंटेशन थी, ये सारी मैं लास्ट लेक्चर्स में ही कर चुकी हूँ बातें। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में। इन्फेक्शियस डिजीज आपको पता है, इन्फेक्शियस डिजीज देखो कौन कौन सी हो सकती है, या तो आपके सबसे कॉमन तो इन्फेक्शियस डिजीज आपने देखा है रिंग वॉर्म वगैरह, या स्किन पे कोई इरप्शंस आ जाना। ठीक है। तो वो इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा सारे, तो
स्किन इन्फेक्शंस देखे हैं आपने, ठीक है। कुछ इन्फेक्शंस इस तरीके से होते हैं, वो किस तरीके से, वो पैथोजन डायरेक्टली हम पे अटैक नहीं करता। प्लाज्मोडियम हो गया, या फिर क्या कहते हैं आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे आपने ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना हुआ है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम पे अटैक नहीं करता, वो किसके थ्रू, कोई ना कोई एक वेक्टर चाहिए होता है, तो वो आपके वेक्टर ब्रोन डिजीजेस में आ जाएगा बेटा, ठीक है, जिसमें डेंगू और मलेरिया पढ़ेंगे अभी हम। एंड देन उसके बाद आता है आपका ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लड से होने वाले, ब्लड जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया आपका, वो सारे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गए। एचआईवी एड्स में आपको पता है, एचआईवी आपका वायरस का नाम है, एड्स आपकी बीमारी है, ये डिजीज है बेटा, और ये आपका क्या कह रहे हैं, वायरस है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है एचआईवी एड्स, ये भी जानते हो है ना अलग से, ये कितनी खतरनाक आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल आपने जो सबसे कॉमन सुना है वो है फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। आप खाना खाने जाते हैं बाहर, बाहर का कहीं भी क्या कहते हैं ऐसा खाना जो कि कंटेमिनेटेड है किसी भी पैथोजन से, कोई भी पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो, फंगल हो, कोई भी हो सकता है, एस्परजिलस कुछ भी हो सकता है आपका उसमें खाने में, तो वो आपको अल्टीमेटली क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा। एंड वो सब किसके अंडर आता है, गैसो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के अंदर, है ना, जिसमें आपको वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट क्या होगा, और आपका मतलब फीवर वगैरह भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ जा रही होती हैं, आप सबसे ज़्यादा कौन से इन्फेक्शन को फेस करते हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को, ये है आपका वायरस से होने वाले इन्फेक्शन, ठीक है। ज़्यादातर वायरसेस के ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जैसे कोरोना, भी कोरोना क्या था, वायरस ही तो था, ठीक है। तो कोरोना में भी आपने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही हमारी क्या हो गई थी, लंग्स को इन्फेक्ट किया वायरस ने, ट्रैकिया को इन्फेक्ट किया, और अल्टीमेटली क्या हो रहा था, काफ़ी लोग जो उस चीज़ से लड़ नहीं पाए तो डेथ भी हो गई, ठीक है। तो कितनी मतलब खतरनाक बीमारियां हैं, कितनी इन्फेक्शियस है, और कितनी ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ा था, है ना, कि दूर रहो, क्वारंटीन करना पड़ा था, सब कुछ, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज से टर्म से ही समझ में आता है, जो एक दूसरे से मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो जा ही रही, प्लस क्या होगा, विद इन द स्पीसीज भी वो एक दूसरे को बीमार कर सकती है। देन दिस इज वरना जेनेटिक डिसऑर्डर भी एक पर्टिकुलर पर्सन पे है तो उस पे, वो दूसरे पर्सन पे नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो फैमिली ट्रेट ना हो, ठीक है। और मतलब एक ही फैमिली में या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फैमिली में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और आपके लाइफ स्टाइल वाले जो होंगे, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो है वो भी एक पर्सन तक ही लिमिटेड है, ये भी किसी और को, मैं ज़्यादा क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनटेक करूंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो मैं ही ओबीज होंगी, कोई और दूसरा पर्सन सामने मुझे देखने वाला खाते पीते वो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो भी खा पी रहा हो, ठीक है। तो ये एक पर्सन तक ही लिमिटेड रहेगा बेटा। तो सबसे खतरनाक जो बीमारियों का ग्रुप है वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज हो जाता है। खतरनाक आपकी जेनेटिक भी होती है, क्योंकि इसको ठीक करना मुश्किल, इसका क्योर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे फुदूर डिजीज, या फिर ऐसे कहोगी जो मतलब अपनी ही लापरवाही से होने वाली जो डिजीज है, वो आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। इसको मेंटेन भी करके आप इसको खुद से ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छा खाते पीते हो, अच्छे एक्सरसाइज करते हो, टाइमली उठते हो बैठते हो, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अगर सही है, तो देन यू आर हेल्दी। और उसमें कहीं भी इन सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आप देखो, चाहे आप बर्गर खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, चिली पटेटोज खा रहे हो, केक बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ का इनटेक कर रहे हो जो कि बॉडी के हिसाब से सही नहीं है ना। अनसेचुरेटेड फैटी फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा टेक कर रहे हो, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा, प्रोसेस्ड फूड कौन से, वो जो आपके मतलब चिप्स वगैरह पैकेट फूड जो आते हैं, ठीक है। फिर आप डाइट मतलब कोक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हो, तो सोडा वगैरह, ये सारी बहुत सारी दिक्कतें कॉज करता है। अल्टीमेटली एक तो बॉडी वेट बढ़ाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो
होने की वजह से क्या होगा, तो तुम्हें पूरे टाइम नींद आएगी, तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा सोने उठने का समय कब है, और क्या होगा, अल्टीमेटली आदमी ओबीज हो जाएगा, और ओबीज होने की वजह से उसके हार्ट पे प्रेशर जाएगा कि नहीं जाएगा। इतने बड़े भारी शरीर पे अगर उसको हार्ट, छोटा सा हार्ट कितना होता है, एक मुट्ठी बराबर हार्ट होता है, उसको पूरे ब्लड सप्लाई करनी है, तो ज्यादातर इसमें डर किसका होता है, हार्ट डिजीज का होता है ना। आपने सुना भी होगा कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये सारी बातें आपने जनरली वे में सुनी ही होगी। ठीक है, फिर आते हैं, एक दूसरा क्राइटेरिया है डिजीज को क्या करने का बेटा, क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे, कि वेदर इट इज सिंस बर्थ और इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, है ना, कि मतलब किस टाइम से प्रेजेंट है वो बीमारी। कंजेनाइटल जो होती है आपकी सिंस बर्थ, जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा, कहाँ गया कंजेनाइटल, मे बी हेरिडिटरी, हाँ, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, सिंस बर्थ होती है, सिंस बर्थ। ठीक है, सिंस बर्थ का क्या मतलब, कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही ये बीमारी के साथ पैदा हुआ है। अब ये बच्चा जो पैदा हुआ है, उसको ये बीमारी या तो उसके पेरेंट्स से मिल सकती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटरी हो सकता है ये चीज़। ठीक है, तो हेरिडिटरी होने की वजह से वो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया था, हीमोफीलिया था, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो ये हेरिडिटरी हो गई, है ना। तो हेरिडिटरी बीमारियां, आपकी बाल्डनेस, इनफैक्ट जो बाल्डनेस होते हैं आजकल, बड़ा बहुत ज़्यादा कि बाल कम हो रहे हैं, सर पे बाल सही से पैचेस में गायब हो जाते हैं किसी किसी के, है ना, जो अर्ली स्टेज पे बाल्डनेस आने लगती है, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, इनफैक्ट आपका ये सारी क्या है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो हैं आपका क्या कहते हैं, बचपन से ही आपके बॉडी जीनोम में फीड है, वो आपके, आप चाह के भी बच नहीं सकते। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली बर्थ से ही आपका वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, एग्जाम्पल क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अब क्या हुआ, दो तरीके हो सकते हैं इस कंजेनाइटल, कंजेनाइटल होने के लिए, मतलब बर्थ से पहले, बर्थ से पहले मुझे ये बीमारी इंट्रोड्यूस करनी है, ये बीमारियां कंजेनाइटल जो है, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीजेस, वो दो स्टेप्स में हो सकती है बर्थ से पहले। एक तो होता है आपका फर्टिलाइजेशन वाला, देखो दो क्या होता है, एक गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन, फिर आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपकी होती जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि गैमेट ही क्या हो गए, सही से नहीं बन पा रहे उन पे, जैसे अब एनिपोलाइडी था, है ना, जिसमें हमने ट्राइजोमी भी देखा, मोनोजोमी भी देखा, या पूरा का पूरा सेट भी डबल हो सकता है, तो ये सारे हमने क्या देखा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखा, या फिर जीन में कोई खराबी आ जा रही है, वो सारी आपके गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान कोई दिक्कत होना, जैसे आपने देखा होगा कंजॉइंट, कॉन्जॉइंट्स में, है ना, ठीक है, कॉन्जॉइंट ट्विंस का क्या है, कॉन्जॉइंट ट्विंस आपने देखे होंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उनके या फिर एक्स्ट्रा हैंड, या फिर एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ऐसे, मतलब किसी के जो ट्विंस हैं उनके कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन, और क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके कुछ एक दो ब्लास्टोमर्स वगैरह जब बन रहे होते हैं, ठीक है, क्लीवेज टाइम पे आपका कोई ना कोई दिक्कत आ गई, तो उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, बीमारियां, तो ये भी सिंस बर्थ ही होगा ऑफ कोर्स। एंड देन आपका ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रायोजेनेसिस या फिर जेस्टेशन पीरियड के दौरान, है ना,
जेस्टेशन पीरियड के दौरान बेटा जो बीमारियां, अब बाई चांस मदर अगर अच्छे से खाना नहीं खा पा रही है, ठीक है, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो असर उसके किस पे, जो ग्रोइंग बेबी है, डेवलपिंग बेबी है, उस पे जाएगा। फीटस उसका सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपने एक सुना होगा स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ होता है बच्चा होने से, मतलब पैदा होते ही मर गया, या फिर जब डिलीवर हुआ तो वो कैसा था, डेड था। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। प्लस उसको ये हो सकता है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इमेच्योर हों, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। आपने एक बीमारी सुनी है, क्रिटेनिज्म, ठीक है, और आपने कहाँ सुनी है ये मेरे को बताओ कमेंट करके। ठीक है, क्रिटेनिज्म आपने सुना है, क्रिटेनिज्म किससे होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, जो मदर है अगर उसको सही तरीके से उसको थायरॉक्सिन लेवल नहीं है, ठीक है, आपने देखा था, हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ा, तो कितने फोल्ड से उसमें आपका क्या कहते हैं कॉर्टिसोल हो गया, आपका थायरॉक्सिन हो गया, आपका क्या कहते हैं एचसीजी है, एचपीजी है, एचपीएल सॉरी, ये सारे हार्मोन्स बन रहे थे, है ना। और वो हार्मोन्स अगर सही से नहीं बन पा रहे हैं तो ऑफकोर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या फीटस आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंजेनाइटल, या मदर खुद ही वीक है, मदर को खुद से कोई अनीमिया है, मदर को जॉन्डिस है, या मदर आरएच नेगेटिव है, आपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस पढ़ा था, है ना, एरिथ्रोफिटलिसिस ब्लास्टोसिस। ठीक है, तो ये बीमारी जो थी वो भी आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो इस तरीके के चक्कर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, कंजेनाइटल बर्थ डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, और उसके वजह से ये सिंस बर्थ ही प्रेजेंट होगा। तो केवल हेरिडिटरी ही नहीं, इनफैक्ट जब ग्रोइंग टाइम पे चाहे न्यूट्रिशनल बीमारी हो कोई, तो उसमें लाइफ स्टाइल वाली भी आ जाएगी, मदर का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, वो ध्यान नहीं रह रही है अच्छे से, तो ऑफ कोर्स बच्चे में डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और या फिर मदर, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, एचआईवी एड्स, ठीक है, मदर को एचआईवी हो गया, तो ऑफ कोर्स वो बच्चे में देखने को मिलेगा। तो दैट इज हाउ कंजेनाइटल का सेंस होता है। केवल हेरिडिटरी के बेसिस पे नहीं कह सकते कि वो बीमारी कंजेनाइटल है, या कंजेनाइटल सारी हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी बीमारियां सारी कंजेनाइटल होंगी, पर कंजेनाइटल बीमारियां केवल हेरिडिटरी है ये बात सही नहीं है। वो न्यूट्रिशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो आपका क्या कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, बस कंजेनाइटल का मतलब है कि सिंस बर्थ, बर्थ से आप पैदा हुए और अगर आप किसी बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं, देन यू हैव कंजेनाइटल डिजीजेस। ठीक है, इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। देन नेक्स्ट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इज दोज डिजीजेस, एक्वायर्ड आर दोज डिजीजेस जो आपके लाइफ टाइम पे आपके आप मतलब जिन जिन चीज़ों से बीमार होते हो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, एक्वायर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर बर्थ ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। डीजनरेशन, ठीक है, किसी चीज़ का डीजनरेशन, आपका बॉडी ऑर्गन हो गया, मान लीजिए आप कुछ जैसे कि लिवर सिरोसिस, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं डीजनरेशन ऑफ क्या कहते हैं मसल्स वगैरह, किसी का बोन्स का, आपका, है ना। तो इस तरीके की डीजनरेशन, है ना, ज़्यादातर तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इन सब में देखते ही हो। तो या फिर न्यूरल डीजनरेशन हो जाना, आपके विटामिन बी नहीं खा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको डीजनरेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारियां डाइट के अकॉर्डिंग या फिर एडिक्शन की वजह से, एडिक्शन जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, ठीक है, स्मोकिंग, ये सारी जो बीमारियां हैं ये आपका एडिक्शंस में आती हैं। इनके वजह से आप कुछ इस तरीके की, और केवल यही नहीं, चाय पीना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा करें जिसका एडिक्शन है आपके बॉडी में, वो आपको बीमार कर सकती है। ठीक है, डिप्रेशन, है ना, मेंटली आप डिप्रेशन, पैदा होते तो कोई डिप्रेस नहीं हो जाता, है ना, बच्चा डिप्रेशन में नहीं दिखेगा, ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में दिखेगा। डिप्रेशन भी कैसा आ गया, डिप्रेशन स्ट्रेस, या फिर आपका क्या कहते हैं एंजाइटी हो गई। ठीक है, मूड स्विंग्स हो गए, आपका बाइपोलर नेचर हो गया, आपका क्या कहते हैं मतलब जितनी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आफ्टर क्या कहते हैं क्या कहते हैं बर्थ
आफ्टर बर्थ जब आप ग्रो करते हैं सोशल लाइफ में, तभी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर फियर होना, कोई मतलब कोई भी बच्चा पैदा होते ही नहीं डरता है, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। उसको जब वो ग्रो हो रहा होगा, जिस कंडीशन जिस एनवायरनमेंट उसे मिल रहा होगा, उस एनवायरनमेंट में अगर उसका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फैमिली एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको कोई ना कोई ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज एक्वायर्ड डिजीजेज आर। तो एक्वायर्ड डिजीजेज भी बेटा क्या हो सकती है, आपकी इन्फेक्शियस हो सकती है, आपकी क्या कहते हैं डाइट के लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकती है, जिसमें एडिक्शन और डाइट दोनों आएगा, एंड डिजनरेशन हो सकता है किसी भी बॉडी। मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपने कितने लोगों को देखा, और केवल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में नहीं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपका कोई बॉडी ऑर्गन का लॉस हो जाना, ठीक है, आपके एनाटमी चेंज हो जाना, देन उसके बाद डिप्रेशन आपने मेंटली लेवल पे, तो ये सारी आपके एक्वायर्ड में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्रुपिंग भी करी जा सकती है बीमारियों की। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स में आपको दिखाया हुआ है इसमें, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट दिखाया हुआ है। ज़्यादातर तो हार्ट डिफेक्ट्स ही देखने को मिलते हैं बच्चे में, क्योंकि हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज गोइंग टू बी ग्रो, है ना। अभी हमने देखा था अपना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान आपको हार्ट क्या कहते हैं फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट सुनाई देती है ना। तो हार्ट ही सबसे पहले ग्रो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जीन या फिर कोई इस तरीके से दिक्कत डेवलपमेंट में होगी तो सबसे पहले हार्ट में ही देखने को मिलेगी। तो हार्ट में बहुत सारे होते हैं, कहते हैं आपने बच्चों को सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद था जी। ठीक है, बच्चा एकदम मतलब क्या कहते हैं नीला बच्चा, कुछ ऐसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नीला बच्चा देखने को मिला, तो वो इसके ही वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट में क्या होता है, हार्ट की वॉल्स बन रही होती है। हार्ट की वॉल्स सामने पड़ी है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये सारे जो हार्ट की वॉल हैं, अगर उनमें उनके डेवलपमेंट के दौरान कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, मान लीजिए ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये सही से डेवलप नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई छेद है, या फिर ये आपका एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, और आपका ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, इन दोनों के बीच में सेपरेशन होनी थी पर ये सेपरेशन नहीं हो पाई। ठीक है, ये आपकी ये आपकी वॉल्व नहीं डेवलप हो पाई ढंग से, ये वॉल्व डेवलप नहीं हो पाई, या ये वॉल्व डेवलप नहीं। इनफैक्ट आपके जो मेजर वेन्स और क्या कहते हैं मेजर आपकी क्या कहते हैं आर्टरीज हैं, जो एओर्टा वगैरह आपने सुना है, ठीक है, आपने ये इसमें भी देखा होगा, तो इसमें भी क्या देखने को मिल सकता है, इसमें भी डिफॉर्मिटी, क्योंकि एकदम से धीरे धीरे बनेगा ना, और अगर उसको सही से उसके जीन नहीं है उसके पास, या फिर सही से उसके लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो बच्चे के हार्ट के डेवलपमेंट में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्लब फ्लू देखने को मिल सकता है ना, हाइपोस्पाइडियसिस देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये भी हार्ट का हो गया। लिम्ब डिफेक्ट देखने को मिलता है, लिम्ब डिफेक्ट तो बहुत सारे बहुत बच्चों में आपने देखे होंगे कि प्रॉपर लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एट्रियोवेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट से देखने को मिल सकता है, ये भी आपका नेक्स्ट हार्ट से ही रिलेटेड है। पल्मोनरी वाल्व एट्रिशिया या स्टोनिसिस, जिसमें कि आपका एवी वॉल्व्स एवी वॉल्व्स क्या नहीं होती बेटा, एवी वॉल्व्स आपकी स्टिफ हो जाती हैं एक तरीके से, है ना। ओपन क्लोज होना चाहिए ना, लब डब साउंड आता है जो, ठीक है, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग से ही सुनाई देता है ना, उनके क्लोजिंग पर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो वॉल्व्स क्या हो गई, वो एकदम फिक्स हो गई, वो हिल ही नहीं रही ऊपर नीचे। तो क्या होगा, जब हिल ही नहीं रही है सही से, तो वो क्या होगा, ब्लड ब्लड एट्रियम से कैसे जाएगा, क्या कहते हैं आपके उसमें वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे भी दिक्कत देखने को मिलती है। प्लस आपका हाइपोस्पाइडियसिस वो हो जाता है कि जिसमें बच्चे के जो मेल, ये किस में होता है, मेल चाइल्ड में होता है, मेल चाइल्ड में होता है बेटा, सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है। इसका जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग की पोजीशन लोकेशन चेंज हो जाती है ना। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है बच्चों में, ठीक है, सिंस चाइल्ड बर्थ।
ठीक है, क्रिटिनिज्म में देखा है कि बच्चे का मेंटली रिटार्डेड होता है। ठीक है, सही से आपने देखा है क्या कहते हैं क्वासी ऑर्कर, मेरिस्मस ऐसी बीमारियां। ठीक है, अब इसमें से क्वासी ऑर्कर और मेरिस्मस में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको क्या कहते हैं सिंस चाइल्ड बर्थ दिखेगी, वो आप मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है इसी में कम्युनिकेबल, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। अब एक्वायर्ड जो है आपकी, ये एक्वायर्ड का फर्दर डिवीजन है। अरे, एक्वायर्ड डिजीजेस को फर्दर डिवाइड किया हुआ है बेटा आपका कम्युनिकेबल, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज में। ठीक है, क्या मतलब, कम्युनिकेबल वो डिजीज होती हैं जो कि किसी पैथोजन, पैथोजन क्या है आपके, पैथोजन है आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से नोट कर लो आप। पैथोजेंस आर व्हाट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके नीट में, आपके सीयूईटी में, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वेदर इट इज वायरस, अदर देन एनी जीनस ऑफ क्या कहते हैं ह्यूमन, वो सभी आपका क्या कर सकते हैं, अगर आपको बीमार कर रहे हैं, दे आर पैथोजेंस। ठीक है, तो पैथोजेंस में आपका बैक्टीरिया और वायरस सबसे ज़्यादा यही है, हर जगह बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा यही बीमार करेंगे, है ना। एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो ये बीमारियां भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रेवल करेगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल बेसिस पे आपका कॉमन कॉल्ड, कॉमन कोल्ड जो है, फ्लू जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है, ये आपका स्मॉल पॉक्स आएगा, स्मॉल पॉक्स तो वैसे इरेडिकेट हो चुका है, चिकन पॉक्स हो गया आपका, ये सारे आपके कैसी बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं बेटा। ठीक है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बहुत इजीली ट्रेवल करती हैं। ठीक है, आपके इन्फेक्ट स्किन इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस, ये भी आपके क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये सारी आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस में आ जाएंगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट है आपका कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस ये होते हैं जिसमें पैथोजन इज ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि रिंग वॉर्म एक्सेट्रा। अब जैसे मैंने ये बोला था कि फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज है, बट ये कैसा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से, देखो ये क्या है, ये जो डिजीज है कम्युनिकेबल, ये इजीली क्या हो रही है, आपका जरूरी नहीं है कि आप उस पर्सन के टच में हो नहीं हो, जैसे कि कोरोना वायरस की बात करते हैं या कोरोना की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिला था कि हम अगर टच में भी नहीं है तो भी बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, क्योंकि वो बीमारी ट्रेवल कर रही थी थ्रू अ वायरस, और थ्रू अ वायरस यानी कि थ्रू एयर। ठीक है, एयर के वजह से, एयर ब्रोन डिजीजेज जिसे बोलते हैं, एयर ब्रोन हो गई, वाटर ब्रोन हो गई बेटा, ये सारी आपकी कैसे होंगी, ये सारी बीमारियां जो पानी से, जो हवा से, जिनके अंदर बैक्टीरिया जो सब कॉमनली लोग यूज करते हैं, वो उनके वजह से, या सॉइल ब्रोन हो गई, ये बीमारियां आपकी कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएंगी। पर ऐसी बीमारी जो जब तक मैं किसी इंसान को के टच में नहीं आती, उसके क्या कहते हैं इन्फेक्टेड क्या कहते हैं कपड़ों को, या इन्फेक्टेड मतलब उसकी इन्फेक्टेड चीज़ों को, है ना, पर्सनल थिंग्स को अगर यूज़ ना करूं, तो अब तक मैं बीमार नहीं हो सकती। तो दैट इज़ आपका कंटेजियस, है ना, कंटेजियस भी टर्म सुन रहे हो, कम्युनिकेबल, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, पर कंटेजियस में डायरेक्ट
कांटेक्ट होना जरूरी है ना पर्सन का। इसीलिए बोलते हैं ना कि सब अपने पर्सनल चीजें यूज करो, अपना पर्सनल टॉवल होना चाहिए, अपना पर्सनल आपका सोप होना चाहिए, पर्सनल ब्रश होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई क्या कहते हैं आप शेयर कर रहे हो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेवल पे, जो कि एक पर्सनल लेवल पे मेंटेन होनी चाहिए थी, तो भी आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अदर पर्सन को बीमारी हो। तो इस तरीके की बीमारियां, कौन सी बीमारियां हो सकती, कंटेजियस बीमारियां हो सकती, जिसमें रिंग बॉम आपका बहुत कॉमन है ना। तो बड़े ध्यान से अपने मतलब कपड़े को शेयर करना चाहिए, या अपनी पर्सनल चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस में क्या होता है बेटा, द पैथोजन स्प्रेड्स थ्रू अ वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉन कंटेजियस में डायरेक्ट कांटेक्ट से तो नहीं होगा, पर डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं हो रहा तो कैसे हो रहा है, थ्रू वेक्टर हो रहा है, एंड नॉट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे कि मलेरिया डेंगू, मतलब जब तक ये मुझे वो मच्छर ना काटे जिसके अंदर ये मलेरिया वाला पैथोजन हो, तब तक मुझे ये बीमारी हो नहीं सकती, चाहे मेरे बगल में कोई मलेरिया का पेशेंट ही क्यों ना बैठा हो। ठीक है। तो 1000 मलेरिया के पेशेंट हो सकते हैं, 1000 डेंगू के पेशेंट हो सकते हैं आपके बगल में, पर जब तक मच्छर आपको नहीं काटेगा वो वाला, ठीक है, क्यूलेक्स ना काट दे या एनोफिलीज, वो और एनोफिलीज और क्यूलेक्स भी वो वाली जिसके अंदर ये क्या कहते हैं आपका ऑर्गेनिज्म ना हो, तब तक आपको वो बीमारी नहीं हो सकती, है ना। कम कम्युनिकेबल है, स्प्रेड होती है, बट तभी होती है जब वो वेक्टर आपका वेक्टर के थ्रू हो रही है। तो वेक्टर के थ्रू हो रही है तो नॉन कंटेजियस आती है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल नहीं बोलेंगे ना कि एक पर्सन से कम्युनिकेबल का सिंपल स्टेटमेंट यही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होना, ठीक है। तो ना इसको बोल सकते ना इसको बोल सकते, ठीक है। अगर मैं इस पर्सन के कांटेक्ट में ना आऊं जिस पर्सन को इस कंटेजियस बीमारी है, तब तक मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, चाहे वो मेरे बगल में बैठा हो कि क्यों ना हो, जैसे कि आपका HIV, सॉरी एड्स, है ना। एड्स आपका कंटेजियस है, कंटेजियस कम्युनिकेबल नहीं है। क्यों कम्युनिकेबल, वरना पहले पहले बहुत स्टार्टिंग में एड्स चलते थे कि एड्स के पेशेंट के साथ हमें किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए हमें, क्योंकि पहले ना बहुत लोगों को एकदम से जब ये बीमारी का पता चलना स्टार्ट हुआ कि इस तरीके की जानलेवा बीमारी भी सोसाइटी में है, तो लोग क्या करते थे, लोग उन लोगों से दूरी बना लेते थे, ठीक है। डर तो सबके अंदर लगता है, डिफेंस के लिए तो ब्रेन सबका सबसे पहले काम करेगा। तो सब क्या करते थे, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया, उनके साथ खाना पीना बंद कर दिया, ठीक है, यानी एकदम सोसाइटी से अलग कर देते थे, ठीक है। सोसाइटी से अलग करने की वजह से वो भाई, जबकि वो बीमारी उस तरीके से क्या नहीं हो रही, उस तरीके से फैल ही नहीं रही, कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। आप कोरोना और एड्स को कंपेयर करोगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोरोना आप को हुआ है तो आप स्प्रेड कर सकते हो अपने अराउंड 3 मीटर जितनी भी रेडियस में लोग आ सकते हैं उसको, ठीक है। पर अगर एड्स है किसी को तो वो नहीं कर सकता जब तक कि वो डायरेक्टली उस इंसान से कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो कंटेजियस और कम्युनिकेबल डिजीज इस तरीके से अलग है नॉन कंटेजियस में, जब तक कि वो वेक्टर, वेक्टर भी कैसा, वेक्टर until it is a host of the pathogen। पैथोजन का अगर होस्ट नहीं है तो चाहे कोई भी एनोफिलीज और क्यूलेक्स आके मुझे काट ले, मुझे नहीं होने वाला मलेरिया डेंगू। पर अगर उसमें पैथोजन है, प्लाज्मोडियम है, तो मुझे हो सकता है, ठीक है। तो अब इतनी सारी बीमारियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की क्या कहते हैं आपकी कैटेगरीज है। तो अभी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर एक एक बीमारी पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक माइंड मैप सा बन जाएगा, तो फिर इजीली आपको चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी, ठीक है। नॉन कंटेजियस में मलेरिया और डेंगू का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। इन मलेरिया को हमें अच्छे से पढ़ना भी है।